किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम हमारी राह की चराग हो, तुम हमारी राह की चिराग हो, मचलती जहाँ में याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ये चेहरा और ये दिलकश आवाज आपके जहन में जरूर होगी। अब जरा गौर से सुनिए। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। कुछ याद आया? देश भर की मेट्रो रेल में हर रोज लाखों लोग एक साथ इन दिशा निर्देशों को फॉलो करते हैं। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। जयपुर मेट्रो में आपका स्वागत है। ये है रैपिड मेट्रो। कई फिल्मों में आप इनकी आवाज भी सुन चुके हैं। दुनिया तबाह करने के लिए एक सोच ही काफी होती है, और मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे सिर्फ मिला करो। खूबसूरत आवाज के मालिक और दूरदर्शन के जरिए 20 साल तक कामयाबी का सफर तय करने वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एंकर शम्मी नारंग। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, पुराना परिचित चेहरा शम्मी नारंग। तकरीबन 20 सालों तक मैंने दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाई हैं। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सकेंगी। 80 से 90 के दशक में दूरदर्शन देखने वाले करोड़ों लोगों के घरों में रोजाना शम्मी नारंग टीवी के जरिए पहुंचा करते थे। ये वो दौर था जब सलमा सुल्तान, जीबी सिंह, सरला माहेश्वरी जैसे कई चेहरों का रुतबा किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था। वहीं शम्मी नारंग की पॉपुलैरिटी कुछ इस कदर देश भर में छाई थी कि वो जहां भी जाते लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। बात है शायद आगरा की। हमें ऑनर किया गया, मुझे और साधना श्रीवास्तव, हमारी एक कलीग होती थी। आधे घंटे तक एक कमरे में बंद रखा गया था क्योंकि बाहर हॉल तक लोग घुस आए थे और बैनर्स लग जाते थे, वेलकम शम्मी नारंग। तो कुछ कॉलेजेस में तो हमने गेट क्रैश भी देखे कि हमें, मतलब जिस तरह से एक स्टार को बचा के लाया जाता है उस तरह से हमको पुलिस बचा के लाती थी। लड़कियां जो होती थीं वो, हमारे ज़माने में ईमेल और एसएमएस तो हुआ नहीं करते थे, तो ख़त आते थे। और शादी मेरी हो चुकी थी, लेकिन वो हर लड़की चाहती थी, क्या आप शादीशुदा हैं? लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। कहीं भी जाते थे तो लोग बड़े क्रेजी उठे देखते थे कि मॉब भी इकट्ठा हो जाता था। एक आध बार एक शो हुआ है, मुझे याद है, आगरा में शो हुआ था शम्मी जी का और साधना श्रीवास्तव का। लिटरली वहाँ पे हमने भी नहीं सोचा था कि इतना क्राउड हो जाएगा कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजर्स को इनको बैक डोर से अंदर ले जाना पड़ा। शम्मी नारंग की आवाज अगर लोगों के दिलों पर असर कर जाती तो उनकी रुअबदार पर्सनालिटी पर कई लड़कियां फिदा हो जाया करती थीं। कुछ किस्से तो इतने अजीबोगरीब हैं कि शम्मी खुद उन पर ठहाके मारकर हंसते हैं। बहुत मज़ाहिया किस्सा था कि एक खातून, एक लड़की बेचारी, वो हमें बहुत ख़त लिखा करती थी, शम्मी जी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और अगर आप हमसे सही मायनों में मोहब्बत करते हैं, अगर हम हमें चाहते हैं, हंसी बड़ी आती थी। तो मेरी एक आदत होती थी, आपने पढ़ा भी होगा हर जगह, कि मैं अपने समाचारों के बाद पेन उठा के जेब में रखा करता था। तो उन्होंने कहा कि अगर आज के दिन आप मेरा ख़त मिल रहा है अगर आपको, तो ये कलम मत रखिएगा। तो हमारे एक कलीग थे बहुत मज़ाहिया किस्म के, वो कहने लगा, यार आज क्या दिल क्यों तोड़ते हो किसी का यार। हमने कलम उठाई, यहाँ तक लाए, वापस रख दी। दूरदर्शन पर हर संजीदा खबर वो बेहद ज़हीन होकर पढ़ते। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान कई अप्रिय घटनाएं देश में हुई, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से लोगों के सामने पेश किया। जिनमें से एक सबसे बड़ी घटना थी इंदिरा गांधी की हत्या।
इंदिरा गांधी जी की हत्या, वो जो असैसिनेशन थी, दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हो गए, राइट्स हो गए, दंगे शुरू हो गए। मेरी जो सहयोगी थी, उनको कहा गया कि आप ना आए तो अच्छा है। तो मैं, रमन जी, 28 दिन लगातार हमने खबरें पढ़ी। फिर धीरे धीरे करके आप ये हो गया दूरदर्शन में कि अच्छी खबर और बुरी खबर। क्रिकेट में मैच जीते हैं तो शम्मी नारंग से पढ़ाएंगे, अगर राज कपूर जी का इंतकाल हो गया तो वो जो प्रोफाइल जाएगा तो वो शम्मी नारंग से पढ़ाएंगे। तो वो जो होता था, तो उसमें क्या हुआ, एक खास किस्म की तवज्जो मिलनी शुरू हो गई। शुरुआती दिनों में अपने साथ काम करने वाले कई न्यूज अनाउंसर्स की पर्सनालिटी से भी शम्मी खासा प्रभावित हुआ करते थे। मेरी माँ को इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैंने न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी। उनको इस बात की खुशी थी कि मैं सलमा जी के साथ बैठ के न्यूज़ पढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद सलमा जी से ज़्यादा मकबूलियत या उनकी फ़ैन फॉलोइंग मुझे लगता मधुबाला से कम नहीं होगी। हमारे एक अंग्रेज़ी के न्यूज़ रीडर थे तेजेश्वर सिंह करके, बाकी सारे ही बहुत, सरला जी की बहुत, क्योंकि अगर भारतीयता की बात की जाए, एक सही मायनों में नारित्व की बात की जाए, जिसे फेमिनिटी कहते हैं, तो सरला जी का कोई जवाब नहीं। कोमल जीबी सिंह, अगर कोई न्यूज़ में आके अंग्रेजी जगत में कोई ज्वालामुखी फूटी, देयर वाज अ वोल्केनिक इरप्शन, वो थी रिन्नी खन्ना, जिनकी आवाज मेरे साथ इस वक्त मेट्रो में जाती है। एक वक्त तक शम्मी नारंग का अंदाज देश में इतना मशहूर हो चुका था कि बड़े बड़े प्रोडक्ट निर्माता अपने ब्रांड का नाम उनसे जोड़ना चाहते थे। बहुत सारे लोग आए कि अब शम्मी नारंग जी, आपका पेन बहुत पॉपुलर है, हमारे पेन के एंडोर्समेंट कर दीजिए। आपका गले का इतना इस्तेमाल होता है, हमारे कफ सिरप का आप एंडोर्समेंट कर दीजिए। आप टाई पहनते हैं तो टाई की कंपनी, तो इस तरह की एंडोर्समेंट होती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था कि ये फिल्मी सितारों को छोड़कर इनको वो बोलते थे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर इंसान सिनेमा हॉल में जाता होगा, लेकिन न्यूज हर इंसान सुन रहा है। दूरदर्शन और शम्मी का साथ 2 दशकों से भी ज्यादा का रहा, पर अपनी टीवी एंकरिंग से ज्यादा वो अपनी आवाज के लिए लोगों के बीच पॉपुलर रहे। लेकिन इतनी रौबीली आवाज के मालिक खुद नारंग को कई सालों तक इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो इतना शानदार गला रखते हैं, खासकर तब जब वो दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। नियति, जिसे डेस्टिनी कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिंदगी की। इंजीनियरिंग करते करते हमारे ऑडिटोरियम में कुछ अमेरिकन आए हुए थे। मैंने बोलना शुरू किया और मैंने हिंदी में बोला ताकि मैं इनका मजाक भी उड़ा लूं और इनको समझ भी ना आए। इज इट एवर हर्ड योर वॉइस? वॉइस ऑफ अमेरिका एक हमारा रेडियो स्टेशन है, वक्त मिले तो आना। बाकी तो सब अमेरिकन थे जिनकी भाषा सिर्फ अंग्रेजी थी, लेकिन एक हिंदी के प्रकांड पंडित थे शास्त्री जी, जो हिंदी यूनिट को देखते थे। जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि जितने लोग कंट्रोल रूम में थे वो तमाम लोग स्तब्ध, एक तरह से स्तब्ध हो गए और बिल्कुल देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं बाहर आया, उन्हें वाह माशाअल्लाह क्या गला पाया आपने। करीब 1 साल तक इंजीनियरिंग के साथ साथ शम्मी अपनी आवाज वॉइस ऑफ अमेरिका की हिंदी यूनिट को देते रहे। 1978 में कोई आपको एक पेज पढ़ने के 100 रुपए दे दे तो आज के जमाने के समझो 10,000 रुपए। और इस तरह से ये हमारी इब्तिदा शुरू हुई और वॉइस ऑफ अमेरिका में हम लोग हिंदी वॉइसर बन गए और मैंने तकरीबन हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छोड़कर जाना शुरू कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 4,000 रुपए कमा लिया। आहा, आज ही लीजिए बिल्कुल नया ये योजना केवल 31 अगस्त तक। शम्मी नारंग की आवाज को दिशा मिलने लगी थी, पर तब शायद नारंग खुद के टैलेंट पर यकीन नहीं कर रहे थे। नारंग ने कोई रिस्क न लेते हुए इंजीनियर के तौर पर नौकरी भी ज्वाइन कर ली। दिल पर दिमाग हावी तो हुआ, लेकिन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। रेडियो और टीवी के प्रेम ने उन्हें दूरदर्शन के ऑडिशन में ला खड़ा किया। दूरदर्शन में उन्होंने काफी अच्छा वक्त बिताया। वो लम्हे यादों से अब भी जुड़े हैं। कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो गई, स्कॉट्स वाले आए, उन्होंने ले लिया। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें की। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैंने मोटरसाइकिल स्टंट्स भी किए। ईमेल तो होती नहीं थी, खत आता है कि आप सिलेक्ट कर लिए गए हैं। खैर, इस तरह से हमारे वहाँ पर ऑडिशन हुई। अब मैं आपसे जो रहस्य जो आपसे इस राज को खोलना चाहता हूँ, शम्मी नारंग जानते हैं, इस चीज़ के लिए हमारे पास 10,000 एप्लीकेशन थी, जिसमें से 300 को चुना गया पहले वॉइस टेस्ट के लिए,
तो आप सुन के हैरानी होंगे कि इस बैच में सिर्फ आप ही सिलेक्ट हुए हैं। तो नॉर्मली आपको 6 महीने से 7 महीने तक लोकल न्यूज पढ़नी पड़ती है। मुझे तीसरे महीने में ही उन्होंने नेशनल न्यूज दे दी। पर एक वक्त वो भी आया जब शमी नारंग ने दूरदर्शन को अलविदा कहा और अपने बिजनेस और वॉइसिंग करियर को तवज्जो दी। दूरदर्शन के साथ मेरा साथ 20 सालों का रहा। युवा पीढ़ी आई, उनके स्टाइल अलग थे, उनके अंदाज अलग थे, और दूरदर्शन भी चाहता था और हम खुद भी चाहते थे कि अब जिस बहाव में दुनिया बह रही है, दूरदर्शन को भी थोड़ा सा बदलना चाहिए उस हिसाब से। वॉइसिंग की दुनिया में उनका ग्राफ एंकरिंग के ग्राफ से कहीं ऊपर है। वॉइस ओवर के शुरुआती दौर में उन्होंने गुरबानी तक रिकॉर्ड की, जो आज भी काफी पॉपुलर है। सिख धर्म दी संपदा नीलधारी संप्रदा ते आधारित। कई डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी रेडियो कमर्शियल करते हुए उनकी आवाज दिल्ली मेट्रो तक पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले उन्होंने मेट्रो की आवाज का रफ वॉइस ओवर ही किया, लेकिन उनकी यही आवाज मेट्रोमैन ई श्रीधरन को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे मेट्रो की आवाज बनाने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो में एक ट्रायल के लिए अभी ट्रायल चलने थे, तो वो मेरे पास आया कि शमी भाई 2 रिकॉर्डिंग्स आप कर देंगे किसी को? हाँ बोलो भेज दीजिए। हमको मालूम ही नहीं था कि मेट्रो का फ्यूचर क्या होगा। तो एक बार सुना है कि श्रीधरन साहब भी टेस्ट में आए। श्रीधरन साहब ने कहा पहले तो इन दोनों वॉइसेस पे मुहर लगाइए। द वे आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था, दोनों आवाजें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। सो आई एम नोन एज अ मेट्रो वॉइस। कुआलालंपुर के ट्विन टावर से लेकर कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में उनकी आवाज वाबस्ता है। आवाज की इस बेशकल दुनिया में उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, पर इस दुनिया के कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिनकी आवाज का फन खुद शम्मी नारंग को खूब भाया। जहां तक समाचारों का ताल्लुक था, देवकीनंदन पांडे जी का कोई जवाब नहीं था। और जहां तक कमर्शियल वॉइसिंग की बात थी, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा मेरी उम्र का जिसने अमीन सियानी साहब को ना सुना हो। और जो सॉफ्ट नोट्स का इस्तेमाल करते थे वो थे एक ब्रिजभूषण जी। तो वो बोलते थे कि अमृतवाणी साधु संतों से प्रेरणा पाकर मफतलाल ग्रुप पेश करते हैं। कई बार उनके पास युवा एंकरिंग और वॉइसिंग की ट्रेनिंग लेने भी आते हैं। उन सबसे शमी नारंग का एक ही निर्देश है। वॉइस ओवर से मुताल्लिक पेशे को लेकर बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और उनका एक बड़ा सा सवाल होता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ एक बात उनसे कहता हूं, 10 लोगों के हुजूम में एक भी ऐसा शख्स जो साफ बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है, सही उच्चारण का इस्तेमाल कर रहा है, उसका लहजा ठीक है, तो यकीन मानिए वो अलग से उसकी पहचान दिखाई देगी। कई हॉलीवुड बिग बजट फिल्मों की हिंदी आवाज बनकर वो खूब मशहूर हुए। तुम मुझसे सिर्फ मिला करो, तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मुझे मजबूर ना करो। मैं बर्बादी की तरफदारी नहीं करता, लेकिन मैं हारने की बजाय तबाही को ज्यादा तवज्जो देता हूं, समझे? कई बॉलीवुड फिल्मों में भी उनकी आवाज पॉपुलर हुई और कुछ फिल्मों में तो उन्होंने अपने अभिनय का जलवा भी दिखाया। हाई कोर्ट इस केस को फास्ट ट्रैक करती है और इसे डेली बेसिस पे सुनना चाहेगी। जी अभी जो रीसेंट फिल्म उन्होंने जो की थी सबसे, वो थी नो वन किल्ड जेसिका, जहाँ पर वो जज बनते हैं जो एंड में वर्डिक्ट देते हैं। मकबूल में वो आ चुके हैं। मकड़ी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, नॉट एज एन एक्टर बट और तरीकों से। प्लस और कुछ फिल्में हैं जो थोड़ी पुरानी, तेजना करके एक फिल्म थी। इस देश के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के तौर पर उनकी आवाज़ बहुत जगहों पर सुनाई देती है, सिर्फ फिल्मों में नहीं। तो जब फिल्मों में सुनाई देती है अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि वहीं पर सुनाई देती है। जहाँ तक उनके चेहरे की सवाल है, एक्टिंग का उनको कभी ऐसे कोई वो शौक तो नहीं कहूँगा, पर एक्टिंग कभी उन्होंने ऐसे ध्यान से कभी लिया नहीं। इस केस में इंसाफ मिल सके, जल्दी मिल सके। You won.
रहे हैं तो सिर्फ वॉइसर बनने मत चाहिए। अब आप हर चीज के अंदर मॉड्यूलेशन सीखिए कि आपके पास अगर आज एक मशीन बेच रहे हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन क्या होगी, आप एक नॉर्मल न्यूज पढ़ रहे हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन क्या होगी। आजकल कई सरकारी और गैर सरकारी सम्मेलनों का संचालन करते वो दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ यात्रा से लेकर प्रेसिडेंट ब्रेवरी अवार्ड्स जैसे बड़े समारोह में वो बड़े ही अदब से हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ाते दिखाई देते हैं। माइक पर इतनी संजीदा दिखने वाली शम्मी नारंग की निजी जिंदगी में अगर आप झांक कर देखें तो वो उतने ही दिलचस्प इंसान मिलेंगे। क्रिकेट देखना, किताबें पढ़ना और सैर सपाटे के अलावा उनका एक शौक और भी है, और वो शौक है म्यूजिक कंपोज करना। उनकी बेटर हाफ डॉली नारंग अपने जमाने की मशहूर गजल गायिका रह चुकी हैं। डॉली के साथ साथ शम्मी को संगीत से भी प्यार हो गया, क्योंकि इनको भी संगीत का बहुत शौक था, तो और मुझे गाने का बहुत शौक था, तो सुनने का ये बता देना। हाँ। तो बेसिकली आवाज एक दूसरे की हमें बहुत पसंद आई। तो हमें सबसे अच्छा जो गाना लगता था वो कौन सा था, वो ममता का छुपा लो यूं। तो हमने कहा साहब ये बार बार सुना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गाना हम दोनों को मुतासिर भी किया इस गाने ने एक दूसरे को करीब लाने में। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में ला दिए कि तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं। म्यूजिक का शौक डॉली और शम्मी को नजदीक लाया। डॉली और शम्मी ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी भी की, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उस पहली मुलाकात के जरिए जो उन्हें आज भी याद है। इनसे पहली मुलाकात का दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आई थी फॉर लाइट वोकल म्यूजिक कॉम्पिटिशन। वोकल कंपटीशन होता था, मतलब उसमें क्या होता था कि ऑल इंडिया से लोग स्टेज के ऊपर लोग आके गाते थे। एंड ही वाज कंपेयरिंग द शो, और मुझे इनकी, क्योंकि हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, तो मुझे इनकी आवाज़ ने बहुत आकर्षित किया। और बस इसी तरह मुझे इनकी आवाज़ ने किया। अब आप कहेंगे कि साहब इतने सारे सिंगर्स आए होंगे तो इन्हीं की आवाज़ ने क्यों किया। इनकी रूहदारी गाने में और मेरी बोलने में वो शायद कहीं ना कहीं मैच कर गई। वो संगीत एक बहाना था या मेरा संचालन एक बहाना था। खत लिखते थे हम लोग, Quite outdated, और खत लिखने में मैं बड़ा सुस्त। अब कमबख्त तो जुबान ही नहीं बनती थी। वो जो आप मजमून बनाते हैं ना कि साहब अब इनको मैं क्या लिखूं, डियर डॉली लिखूं, हाई लव लिखूं, क्या लिखूं, क्योंकि उस ज़माने में एक कंजर्वेटिव ज़माना होता था। फिर ये भी नहीं था कि अभी तक ओपन इस तरह से नहीं हुए थे हम लोग। हमारी मदर मेरे और मेरे फादर के लिए हमारी शी इज़ अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, एंड वो ना होती तो हमारा जो एक हैप्पी गो लकी केयरफ्री एटीट्यूड है उससे अभी तक हम काफ़ी बर्बादी कर चुके होते। फिलहाल शम्मी अपने बेटे के साथ मिलकर वॉइसिंग बिजनेस लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनके बेटे की आवाज भी कई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज में सुनाई दे चुकी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। अभी रिसेंटली मैं जब कुआलालंपुर में था, वहाँ के आपके पेट्रोनास, ट्विन टावर्स और कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जहाँ तक हिंदी का सवाल है, वॉइस सारे टूरिस्ट वॉइस गाइडेंस उनकी आवाज़ में जाती है। और सिंगापुर में भी ऐसे कुछ लैंडमार्क्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। पर बहुत बढ़िया लगता है जहाँ पर भी जाए, मतलब सिर्फ एक फादर के तौर पे नहीं, मेरे को लगता है कि चलो हाँ जी हमारे घर का एक यहाँ पे प्रेजेंस है। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है और उन्होंने लाइफ में इतना कुछ किया हुआ है कि मैं जो उनको अपनी पूरी ज़िंदगी से जानता हूँ, मेरे लिए भी कभी कभार कॉम्प्रिहेंड करना या समझना मुश्किल होता है कि इतना कैसे कर लिया इन्होंने। इतनी दिलचस्प शख्सियत है शम्मी नारंग की कि एक बार उनसे बात करने का सिलसिला शुरू करो तो फिर वो थकने का नाम नहीं लेते। बोलना उनका पेशा भी है और शौक भी। दिन की शुरुआत वो एक्सरसाइज से करते हैं। मैं देखिए विदाउट फेल अपने या तो एक नॉर्मल वर्कआउट के लिए और सैर के लिए तो जाना ही होता है मुझे, और मैं कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ। थोड़ा सैर करता हूँ, फिर थोड़ा भागता हूँ, और उसके बाद कभी मौका मिल गया तो जोश में आ गया तो थोड़ा जिम भी चला गया। तो ये एक अच्छा एक मतलब, हाँ आप मुझे कहें कि आज के ज़माने की मैं आरजेइंग कर लूँगा और हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नहीं मैं कर पाऊँगा। पंजाबी परिवार से होने के नाते उनकी पर्सनालिटी पर उनकी दिलचस्प आवाज खूब फबती है।
शम्मी खुद मानते हैं कि परिवार में पिताजी का पूरा असर उनकी पर्सनालिटी पर पड़ा। जिंदगी में खूब शोहरत देखी और उसे जिंदा दिली के साथ जिया। हर तरीके का काम किया, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उन्हीं में से एक है आज के दौर के आरजे यानी रेडियो जॉकी। जिंदगी से मलाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर स्टंट राइडिंग की, बहुत घर वाले बहुत नाराज हुए, क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग करके 8-8 फुट की छलांगे लगा रहे हो मोटरसाइकिल पे। तो वो दौर भी देखा, पढ़ाई भी की। चलिए आज कहते हुए अच्छा लगता है, आज मतलब बुजुर्ग लोग जब मेरा तारुफ कराते हैं, अरे शम्मी नारंग जी को जानते हैं पर इंजीनियर भी है। आई थिंक वो तो अनगिनत अवार्ड हैं, बट ठीक है कुछ खास, एक तो INB मिनिस्ट्री का इनको मिला हुआ है बेस्ट ब्रॉडकास्टर। देन श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी के लिए इन्होंने वॉइसिंग किया था, उन्होंने भी एक स्पेशल कमेंडेशन वो दिया था। और इस तरह के तो पता नहीं हजारों अवार्ड्स होंगे जो मिलते रहते हैं, जो हम कभी मैं कुछ स्टूडियो में भेज देती हूँ, कुछ घर में रख लेते हैं, कुछ बॉक्सेस में चले जाते हैं। बट यस, हर अवार्ड एक बहुत स्पेशल है। Don't kill your happiness by killing the girl child. पिछले 4 दशकों से हमारे कानों में गूंज रही ये आवाज अब भी वाबस्ता है। अब भी इस आवाज की उतनी ही मांग है। अब भी इस आवाज के कदरदानों की कमी नहीं। अपनी जिंदगी में काफी कुछ तजुर्बा हासिल कर चुके शम्मी नारंग अपनी जिंदगी का फलसफा कुछ यूं बयां करते हैं। ये फिलॉसफी लोगों को बड़ी बाद में समझ आई कि अपना किसी ने कहा नहीं, अपना किसी ने कहा नहीं, गम से रिश्ता रहा नहीं। वजह फासलों की, जो वजह दूरियों की है, वजह फासलों की ये करीबियां, मिला तो सबसे, जुड़ा नहीं। जरा सा बदल कर देखो नजरिया, फिर कोई नजारा बुरा नहीं।